ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಐಚಂಬು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಿಪಿಪಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಗೌಸ್ ಪಾಷರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಕೋಟ್ರೇಶ್ ರವರು, ಐಚಂಬು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದ ಶೇಖ್ ಖಾದರ್ ವಲಿರವರು, ಐಚಂಬು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ತದನಂತರ ಐಚಂಬು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಶೇಖ್ ಖಾದರ್ ವಲಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ, ಗುಟ್ಕಾ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಪಿಪಿಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. हो या लोहार का बच्चा हो, किसी भी बच्चे को भी कितनी भी गरीबी हो उसको तालीम से दूर रखना चाहिए. कितनी भी मुश्किलें आए या तकलीफ हो, तालीम से अगर दूर रखोगे तो बच्चे की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करोगे करके. ये रही दूसरी बात. तीसरी बात मैंने ये कहा कि जहाँ तक हो सके औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए, ताकि औरतें हमारी ज़िंदगी में, मर्द कितना भी अगर ताकतवर समझे अपने आप को, बुलंद समझे अपने आप को, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने वाली घरवाली होती है और औरत ही होती है. अगर औरत अच्छी तरह से पढ़ी लिखी हो, दुनियादारी उसको अगर मालूम है, तो बच्चे की परवरिश और घर की परवरिश और अच्छी तरह से कर सकती है. और बहुत सारे ऐसी जिम्मेवारियाँ और इनकी डिटेल्स इनको MK अहमद साहब ने बताया है. जिस तरह से लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बताया है, ब्लड डोनेशन कैंप्स के बारे में बताया है, और पुलिस स्टेशन और तहसीलदार ऑफिस के इंटरेक्शन के बारे में बताया है, गवर्नमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया है. सो इनकी रास्ता बहुत बुलंद है, मजबूत है, जिम्मेवारियाँ काफ़ी हैं इनके ऊपर में, लेकिन इनको भी बहुत कुछ सीखना है उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए. सर, आज के दौरान आपने बताया कि सियासी ताल्लुकात जो है सबके साथ बराबर. जी हाँ जी, क्या मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आज जो है ज़्यादा मुसलमानों के साथ मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत हमको यहाँ खींच के लाया है. आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सियासती अंदाज जो है एक ही जगह उसको इकट्ठा मत कीजिए, उसको फैला के रखिए. आपका इरादा बाकायदा ये होना चाहिए कि हमको कहाँ से कितना फ़ायदा हो सकता है. और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कंपटीशन में रहती है कि हमको सियासत चाहिए, हमको हुकूमत चाहिए करके. सो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम शुड बी देयर इन ऑल दी पार्टीज़. केवल एक या दो पार्टी में नहीं, उनको भारतीय जनता पार्टी में भी रहना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में रहना चाहिए, जनता दल में भी रहना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और चरा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज में सब आपके लोग रहे, तब आपका भला इसी में हो सकता है. अगर एक ही जगह पर रह जाओगे तो आपके लिए वो लिमिटेड हो जाता है. सब जगह रहो, आपको अगर वहाँ दावत नहीं भी हो तो ये तो सियासी मामला, आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई आपको ना नहीं करेगा. सर, आज आपने जो है नौजवानों के लिए एक पैगाम भी दिया है कि आजकल जो है नौजवानों का एक बड़ा तबका नशे की तरफ जा रहा है. हाँ, ज़्यादातर नहीं तो मैं दो जगह से बताया. नौजवानों के लिए, नौजवान खाली बैठे हैं इसलिए ये नशीले चीज़ों के जकड़ में आ जाते हैं वो लोग. अगर उनको सही तालीम रहे, उनको नौकरी करने का सही मौका रहे तो वो वहाँ नहीं जाएंगे. नहीं तो खाली पीली करते रहो, बैठ के नुक्कड़ पर बैठ के गपशप करते रहो, गाली गलौज करो या कोई गलत काम के लिए जाए. अगर आप सही देखना चाहते हो, अगर आप मेरी बात को बुरा मत, आप जेल में जाके कितने मुसलमान बच्चे जो अपनी किए हुए के लिए वहाँ पछता रहे. अगर शायद ये लोग पढ़े लिखे रहते, इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी रहती, तो कतई वहाँ जेल में नहीं जाते. अगर आपका ये सबसे प्राइम ड्यूटी बनता है, जैसे मैडम ने बहुत अच्छी तरह से फरमाया कि आप एजुकेशन के बारे में आप
अगर एजुकेशन दिए और उनको मौका मिल गया नौकरी करने का, तो कोई भी गलत काम कौन करने आता है जिसको कि मालूम नहीं कि ज़िंदगी के साथ में हम कैसे डील करेंगे। तो वो इधर उधर के लोगों के इसमें आ रहे, तू इधर आएगा, इधर इसको मारने चल, उसको मारने चल, उसको काटने चल, उसको पता भी नहीं चलता है कि करने के बाद उसको क्या क्या पुलिस कोर्ट जेल और उसके बाद में घर के अंदर में भी उसको जेल से छोड़वा के आने के हज़ारों लाखों रुपये, वही पैसे घर में अच्छी तरह से माहौल बना के घर में रखें। अगर हर की औरत को अच्छी तरह से तालीम दी जाए तो घर का माहौल औरत बनाने के लिए ताकि किसी कोई भी बच्चा गुमराह नहीं होता है। आपने बताया कि हर सियासी जमात के साथ जो ताल्लुक़ रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक चंद मखसूस सियासी जमातें जो है मुसलमानों के लिए उनकी जो है छवि जो है अलग हो चुकी है या लोग जो है वहाँ पर जाना ऐब समझते हैं। तो इस शायद आप वहाँ नहीं हैं इसलिए, अगर आप वहाँ रहते तो कोई होता ही नहीं। आप शायद अगर आप उस पार्टी में रहते हैं, अगर देखिए हम इस कमरे को छोड़ के चले जाते 10 लोग हमको हमारे ऊपर हमारा भला बुरा कह सकते हैं। अगर हम खुद यहाँ मौजूद हैं तो हमारे बारे में आप इस मुल्क के हैं, आपको सब जगह रहना चाहिए, केवल एक जगह नहीं रहना चाहिए बस। सर, आने वाले एमपी इलेक्शंस में ये भी बात सामने आ रही है कि आप भी जो है कंटेस्ट करने वाले हैं, तो क्या बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी पार्टी है ये बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी को आप मेरे ऊपर इतना प्यार जता रहे हो, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन जहाँ भी हैं वहाँ पर हम लोगों के साथ में बस, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आप तो मेरी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है, और ख़ास करके जो मैं कमीशन रेट में काम किया आप सबको मालूम है। और मैं तो अपने चुनाव के दौरान भी चामराजपेट में जहाँ ऑलमोस्ट 1.25 लाख मुसलमान हैं, वहाँ पर भी मैं कहा कि मेरे 32 साल की पुलिस नौकरी में जहाँ मैं नौकरी किया हूँ, मुसलमान का एक बूंद खून ज़मीन पर गिरने नहीं दिया हूँ मैं। चाहे बाबरी मस्जिद जिस समय गिरी, मैं दावणगेरे में ASP था 1992, वहाँ से लेकर 2020 तक जब मैं बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर था, मैं दावणगेरे में था, शिमोगा में था, हुबली धारवाड़ में था, कुर्ग में था मैं। उसके बाद में DCP था, इधर भी DCP रह चुका हूँ मैं, और बेलगाम में भी रहा था मैं। उसके बाद में फॉरेन में भी नौकरी किया। जहाँ पर भी जाए कहीं पर भी खून खराबा होने का कहीं मौका नहीं दिया, ख़ास करके हमारे कर्नाटक और बेंगलुरु में। तो ये बड़े फ़ख्र से मैं यही चीज़ कह सकता हूँ। सर, आपने कहा कि औरतों को जो है सही हक देना चाहिए, उनको भी आगे लाना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ। लेकिन मणिपुर में जिस तरह का मामला सामने आया है, क्या आप इसको खंडन करते हैं, मानते हैं कि इंसानियत जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसानियत अगर कहीं खो रही है तो उसको बारे में याद दिलाने वाले भी लोग हैं, तो याद दिलाने वाले भी लगे हुए हैं। बुरे अच्छे लोग सब जगह हैं। वो जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है करके सभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, उसको ठीक करना है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर इस तरह की? हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, पता चल जाएगा। आज का प्रोग्राम क्या है, क्या देना पड़ा, सर्टिफिकेट जो दिए हैं, क्या ऑफर दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಆದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೋಆರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ MCA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋದು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ KP ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಅವ್ರವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ID ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ದೆ ಸರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಜನರಿಗೆ? ಸರ್, ಸೇವೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಾಯರ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ